जल्दी ही निया राज उनके ड्राइंग रूम में मौजूद थी। शहर में सबसे बड़ा बुटीक चला रही है निया। हर किसी के घर जाती नहीं है, पर सुधाजी और संगीता उसके बहुत पुराने क्लाइंट रहे हैं और वो उनका बहुत सम्मान करती है। इसीलिए उनके घर आकर वो अक्सर ऑर्डर ले लेती है। आओ निया, तुम उस दिन पार्ट में नहीं आई थी ना? तुम्हें नन्नी से मिलवाती हूँ। सुधाजी ने नन्नी और निया का आपस में परिचय कराया। निया बेटा, नन्नी के लिए कुछ स्टाइलिश और फैंसी कपड़े लेने हैं। इनकी शादी इतनी जल्दबाजी में हुई कि मैं अपनी तरफ से नन्नी को कुछ शगुन का दिलवा भी नहीं पाई। सुधाजी ने निया को घर बुलाने का कारण बताया। अरे नहीं माँ, मेरे पास अभी काफ़ी कपड़े हैं। नन्नी थोड़ा संकोच से बोली। बेटा, जो कपड़े तुम पहनती हो वो स्कूल के लिए तो अच्छे हैं, पर अब तुम मल्होत्रा परिवार की बहू भी हो, तो तुम्हें कुछ कपड़े उस हिसाब से भी चाहिए होंगे। मैं चाहती हूँ तुम 5-7 ड्रेसेस निया के कलेक्शन से पसंद कर लो, जिससे संडे की टी से पहले तुम्हारे पास भरपूर चॉइस हो जाए। सुधाजी निया का लाया हुआ कलेक्शन टटोलते हुए समझाने लगी। उन्होंने आशा जी और गीता बुआ की मदद से 8 से 10 ड्रेसेस शॉर्ट लिस्ट की और फिर ज़बरदस्ती नन्नी को नाप दिलवाने लगी। नन्नी ने निया से रिक्वेस्ट की, निया जी, मुझे सभी कपड़े कॉलर नेक में चाहिए। नन्नी की इस बात पर सुधाजी का मुंह बिगड़ गया। उन्होंने बाद में निया से बात करने का विचार किया और नन्नी को चुपचाप नाप देने दिया। डिनर के बाद सभी लोग अपने कमरों में चले गए तो सुधाजी और गीता बुआ की पंचायत चालू हो गई। सुधा, ये तेरी बहू को जरा भी ड्रेसिंग सेंस नहीं है क्या? इतने छोटे गले का ब्लाउज तो मैं इस उम्र में भी नहीं पहनती रे। गीता बुआ ने शिकायती लहजे में कहा। वही तो जीजी, याद है संगीता कैसे बन ठन के रहती थी घर में भी? नन्ही जिस तरह से बिना मेकअप और साधारण कपड़ों में दुनिया घूमती रहती है, संगीता तो कमरे से बाहर भी नहीं आती थी। सुधाजी ने ठंडी आह भरते हुए कहा। निया रानी, कुछ जादू करती भी तो तेरी बहुरिया ने तो पहले ही 3-5 लगा दी अपनी। गीता बुआ बड़बड़ाई। आप चिंता मत करो जीजी, मैं निया से बात करके कल उस सब समझा दूंगी उसे। सुधाजी ने गीता बुआ को अपना इरादा बताया। शनिवार तक कपड़े तैयार होकर आ गए थे। सुधाजी ने पैकेट्स नन्ही के रूम में ही रखवा दिए और उससे सारे कपड़े ट्राई करने को कह दिए। बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम पास थे तो नन्ही पैकेट्स देख भी नहीं पाई। संडे की सुबह उसने धीर की फेवरेट पाव भाजी बनाई तो उसने बिना ना नुकर के नाश्ता कर लिया था। वैसे भी जब से वो दीनानाथ जी से पढ़ने लगा था, नन्ही ने उसके व्यवहार में बहुत सकारात्मक बदलाव महसूस किया था। दोपहर के लिए सिर्फ दाल चावल बनाने की बात कहकर सुधाजी ने जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और नन्ही को तैयार होने ऊपर भेज दिया। अब जाकर नन्ही ने कपड़े निकाल कर देखे। ये क्या किया नेहा जी ने? मैं ये कपड़े नहीं पहन सकती। नन्ही थोड़ा खींचते हुए कपड़े लेकर सुधाजी के पास पहुंची तो नेहा उसे लेने के लिए आ चुकी थी। अरे नन्ही बेटा, फटाफट तैयार होकर आओ। देखो, नेहा तुम्हें लेने के लिए आ भी गई है। नेहा के सामने नन्ही सुधाजी से क्या कहती? मन महसूस कर वो वापस कमरे में आई और सारे कपड़े दोबारा चेक किए। सभी में निया ने स्टाइलिश और डीप नेक बना दिए थे। एक कुर्ती नन्ही को थोड़ा ठीक लगी तो उसने वो पहन ली। शीशे के सामने खड़ी होकर वो अपनी पीठ ध्यान से देखने लगी। गहरे गहरे और काफ़ी भद्दे निशान उसकी पीठ पर बने हुए थे और कुर्ती में निया ने कॉलर जरूर बना दिया था, पर उसके बाद एक बड़ा सा हार्ट शेप का नेक बनाकर पूरी पीठ को खुला छोड़ दिया था, जिससे उसके अतीत के काले निशान वर्तमान की ज़िंदगी में दबे पांव झांक रहे थे। चाबुक वाले निशानों के साथ कुछ सफ़ेद निशान भी थे। वो सिगरेट और मोमबत्ती से जलाए गए और फिर महीनों तक नासूर बना दिए जाने के कारण पक्के पड़ गए थे। नन्ही उन सारे निशानों को शीशे में देखते हुए एक एक रात की दर्द भरी कहानी याद करने लगी। भूल गई वो कि उसे किसी प्रोग्राम में शामिल होना है। भूल गई वो कि अब वो उस जिल्लत और वहशी जानवर के चंगुल से निकल चुकी है। और वो शीशे की तरफ पीठ करके अपने एक एक घाव को याद करते हुए सहलाने लगी और दर्द और नफरत से थरथराने लगी। इधर नेहा बार बार घड़ी देखकर परेशान हो रही थी। वो उठकर ऊपर जाने के लिए खड़ी हो गई। आंटी, मैं देखती हूँ नन्ही को, क्या देर है? हो सकता है उसे कोई हेल्प चाहिए हो। नेहा का मुख्य उद्देश्य तो वैसे भी उनके कमरे में ताक झांक करने का था। वो सीढ़ी तक पहुँचे उससे पहले ही रजनीश ने उसे रोक दिया। तुम माँ के साथ बातें करो नेहा, नन्ही को मैं देखता हूँ। नेहा को रजनीश का टोकना पसंद तो नहीं आया, पर वो अपनी भावनाओं पर काबू करते हुए सिधाजी के पास जाकर बैठ गई। ओह, मैं भूल गई थी कि अब वो मेरी बेस्ट फ्रेंड संगीता का नहीं, नन्ही का कमरा है। अपनी शिकस्त को वो आंसुओं का जामा पहनाकर सुधाजी की गोद में सिर रखकर सुबकने लगी। एक तो धीर आज दीनानाथ जी के साथ पढ़ाई में डूबा हुआ था, तो वो उससे कोई जानकारी भी नहीं ले पा रही थी, और दूसरी तरफ रजनीश ने उसे अपने बेडरूम में जाने से रोक दिया था। फ्रेंड्स, कुछ कारणों की वजह से अभी कहानी यहीं पर ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि क्या रजनीश नन्ही के जख्मों पर मरहम रख पाएगा? क्या वो उसके दिल में समाये उस अतीत के डर को निकाल पाएगा?
नेहा की चाल कामयाब होगी या नहीं, इन सभी बातों के आपको जवाब मिलेंगे। आप लगातार हमसे जुड़े रहिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाले सभी एपिसोड का नोटिफिकेशन मिल सके। कहानी पसंद आ रही हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।